कक्षा 7 पहला पाठ है। आज से शुरू कर रहा हूँ, सारे पाठ रिकॉर्ड करके रख लूँगा, ठीक है। और दूसरे बच्चे भी देख लेंगे। अभी आपको समझा रहा हूँ, इतने बच्चे पूरी क्लास समझ रही है, तो मुझे तो उतना ही टाइम लगेगा जितना आप समझा रहा हूँ। और यही चीज़ और स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी क्या दिक्कत है ना? नहीं। और स्कूल के बच्चे पढ़ लेंगे। अपने लिए, टीचर के लिए तो सारे बच्चे बराबर है, पूरे भारत के बच्चे। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ उसको 2 की बजाय 1000 बच्चे देख रहे हैं तो दिक्कत क्या है? समझ यही बात है। तो आपको समझाने में 1 घंटा लगेगा, तो घंटा तो मुझे उतना ही लगना है, ठीक है। ये पढ़ा पढ़ा रिकॉर्ड हो जाएगा और बच्चे देखेंगे कोई, ठीक है। और आप भी अपनी किताब पास में रखें और जिन जिन शब्दों को मैं उच्चरित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनकी उंगली लगाए रखें। तो बार बार ऐसे शब्द देखते हैं तो फिर पता लग जाता है उनकी मात्रा कैसे, वो कैसे लिखे जाते हैं। और आप भी है ना, जब जब मैं पढ़ाऊँगा तब तब आप उंगली रखना, कौन सा शब्द कैसे बोल रहा हूँ। हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं तो गलती होती नहीं है। समझ में आ गई बात है? तो उंगली जरूर रखना। समझ में आ गई क्या? पहला पाठ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी होता है पक्षी, पंछी पक्षी। उन्मुक्त, पहले तो देखो ये लिखा कैसे हुआ है, उन्मुक्त। एक याद रखो, अगर मैंने कोई पाठ पढ़ा दिया, वो 1 दिन में पूरा हो, भले 3 दिन में पूरा हो, जैसे ही वो पाठ पूरा हो जाएगा तो उसके प्रश्न उत्तर चेक करके अगले दिन 2-3 दिन बाद मैं क्या करूँगा, इनके शब्दार्थ लिखवाऊँगा। जो हार्ड शब्द इसमें आए हैं वो लिखवाऊँगा। और अगर मात्रा में गड़बड़ की लिखे नहीं तो चांटा लगेगा। इसलिए इन शब्दों को आंख फाड़ के देखना, पूरा आंखें खोल के देखना कैसा लिखा जा रहा है। उन्मुक्त, छोटा ऊ आधा ने, छोटा मुँह आधा कै और तय। एक बार और देख लो, किताब में देखो। उन्मुक्त, गगन होता है आकाश, आसमान, अंबर, व्योम, शून्य, अब्बर, फलक, इतने नाम हैं। ये इतने नाम मेरे दिमाग में कैसे आए? जब मैं आपके जितना था ना तब मैंने रटे थे। धरती, धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, अचला, ये सारे मेरे भू, ये सारे याद किए हुए हैं बचपन में, अभी तक याद पड़े हैं। तो आप इस उम्र में जो चीज़ रट लोगे वो हमेशा याद रहेगी। आप बोलते हो ना 15 15 30 15 30 45 15 14 60 15 5 75 15 96 90 है ना, तो ये सारे रटे हुए हैं। अब थोड़ी याद कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ें आप याद रखा करो। 20 तक 25 तक पहाड़े आपके याद होने चाहिए, ताकि यूँ बार बार यूँ नहीं करना पड़े। कोई हिसाब किताब करना हो ना तो 15 को 6 बार गुणा करें तो कितना आएगा? 15 6 90, सीधे आपके मुंह से 90 निकलना चाहिए। तो ये याद रखा करो। पढ़ाई का मतलब यही होता है, सिलेबस पूरा हो जाना ही पढ़ाई नहीं होती। कुछ चीज़ों को आत्मसात करो। तो ये सब देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता है ये। और शिव मंगल सिंह सुमन, इसके आगे इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है सुमन के। ये कब आता है? किसी का उपनाम होता है तब, या कोई रचना होती है। जैसे कामायनी प्रसाद का श्रेष्ठ ग्रंथ है तो कामायनी क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि कामायनी उनकी रचना का नाम है। कोई रचना का नाम होता है ना। अब मैं लिखूँगा गीता, तो गीता लड़की भी हो सकता है, लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन गीता को इन्वर्टेड कोमा में कर दिया उद्धरण चिन्ह में, तो वो गीता फिर वो गीता ही कहलाएगी जो रचना है। समझ गया क्या? हाँ। तो रचनाओं के आगे इन्वर्टेड कोमा आता है, उद्धरण चिन्ह आता है। और किसी का उपनाम हो, अब मैं कहूँ प्रसाद की रचना है, तो प्रसाद तो फिर वो मंदिर में मिलता है, वो होता है प्रसाद तो। लेकिन प्रसाद के यूँ लगा दूंगा तो फिर वो मंदिर वाला प्रसाद नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का उपनाम है प्रसाद, तो उपनाम के साथ भी इन्वर्टेड कोमा आता है। समझ रहे हो क्या? तो ये सुमन इनका उपनाम है। सुमन कहते ही सारे समझ जाते हैं कि शिव मंगल सिंह जी है, ठीक है। जैसे निराला, तो निराला जी का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। अब देखो आप कविता देखो ध्यान से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी अपनी पीड़ा बता रहा है इस कविता में, अपनी मन की भावनाएं बता रहा है। क्या कह रहा है?
हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है खुला, स्वतंत्र, आज़ाद। तो कह रहा है कि हम तो खुले आकाश के पंछी हैं, खुले आकाश में मन की इच्छा जो है उसके अनुसार उड़ते रहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध, बद्ध होता है बंधना, कि हम पिंजरे में बंधे हुए और क्या नहीं कर पाएंगे, न गा पाएंगे। हम तो खुले गगन के पंछी हैं और खुले गगन में जहाँ मर्जी आए बैठे, जहाँ मर्जी आए उड़े, उड़ते हुए बैठे हुए चहचहाते रहते हैं। और अगर पिंजरे में बंद कर लिया तो हमारी वो मिलजुल कर चहचहाट करने की आवाज़, वो कलरव, वो सुनाई नहीं देगा। अलग अलग पिंजरे में बंद हो जाएंगे पक्षी, फिर कलरव कहाँ से सुनाई देगा? पक्षियों का चहचहाना, क्योंकि वो पक्षियों के बीच में मिल ही नहीं पाएगा। समझ गया क्या? एक पक्षी बोलता है तो दूसरे पक्षी बोलते हैं। यहाँ एक मोर बोलेगा तो आसपास सुनने वाले दूसरे मोर भी बोलेंगे ना, ये तो देखा है आपने। तो वो अकेला पिंजरे में पड़ा पड़ा पक्षी जो है वो बोल नहीं पाएगा। तो ये कह रहा है कि हमें बांधो मत, पिंजरे में मत बांधो, हम तो खुले गगन के पंछी हैं, हमें खुले गगन में उड़ने दो और गाने दो, चहचहाने दो, मस्ती से उड़ने दो। अगर पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हमें खुले मन से गा नहीं पाएंगे, चहचहा नहीं पाएंगे, उदास रहेंगे। पिंजरे में पक्षी खुश होता है या उदास? आपको पिंजरे में बंद कर दें, अच्छा लगेगा? नहीं। चलो आपको खुला छोड़ दिया, एक तरफ पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, आपको खीर दे दें, हलवा दे दें, लड्डू दे दें, वो अच्छा लगेगा? या खुले में भले ही सूखी रोटी खिला दो, मिर्च रोटी? खुले में। हाँ, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। आपको कह दे कि आपको पैसे दे देंगे पर पिंजरे में बंद रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, नहीं, हमारे तो पैसे नहीं चाहिए, खुली आज़ादी चाहिए, है ना? मैंने आपको सुलेख में दिया था ना, आज़ादी सबको प्यारी लगती है, दिया था सुलेख में। तो ये इसी का मतलब है कि आप पक्षियों को पिंजरे में मत बांधो, इसलिए वो लाइन लिखवाई थी, आज़ादी सबको प्यारी लगती है, लिखवाई थी क्या सुलेख में? तो वो सुलेख वाली पंक्तियाँ यूँ ही नहीं होती, वो भी किसी न किसी बात का सार होती है। उन बातों को कॉपी पर मत लिखा करो, कॉपी पर तो लिखना ही है, यहाँ लिखा करो, हाँ याद रखा करो, बातें दिमाग में धारण करो, अच्छी बातें। देखो आराम से, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक सोने को कहते हैं, तीली वो सलाखें, सलाखें पिंजरे की सलाखें होती है ना, ताड़ियाँ, सलाखें। तो कह रहा है कि भले ही वो पिंजरा सोने का हो, वो जो सलाखें हैं भले ही वो सोने की हो, लेकिन हमें वो सोना नहीं चाहिए। उसमें बंद होकर के उड़ने का प्रयास करेंगे तो वो पंख जा करके उन तीलियों के टकराएंगे तो हमारे पंख भी चोटग्रस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खून आने लगेगा। समझ रहे हो? ऐसी हालत होती है बंद पक्षी की, पिंजरे में बंद पक्षी की ये हालत होती है। तो वो अपनी हालत बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कनक तीलियों से टकरा कर, कि भले ही तुमने हमें खुश करने के लिए सोने के पिंजरे में रखते हो, लेकिन हमें नहीं चाहिए सोने का पिंजरा, क्योंकि इसकी शाखाओं से, मतलब इनकी जो पिंजरे की जो ताड़ियाँ हैं उनसे जा करके हमारे पंख टकरा कर टूट जाएंगे। पुलकित पंख, अब जो पुलकित है, आनंदित होकर के पंख फैलाते हैं ना पक्षी, तो कह रहा है कि वो सारे पंख क्या है, टूट जाएंगे। आगे देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कह रहा है कि हम तो उड़ते उड़ते किसी झरने पर बैठ गए, उड़ते उड़ते किसी नदी के किनारे बैठ गए, हम तो खुले गगन के पंछी हैं, उड़ते रहते हैं, झीलों का, नदियों का, झरनों का पानी पीते रहते हैं। हमें ये आपकी कटोरी वाला पानी अच्छा नहीं लगता जो पिंजरे में बंद करके रख देते हो। अच्छा एक बात हो, आपको जूस ज़्यादा अच्छा लगता है या पानी? जूस अच्छा लगता है, लेकिन आपको कहते हैं कि जूस मिलता रहेगा आपको, लेकिन आपको कमरे में बंद करेंगे ताला लगा करके, तो आप कहोगे कि पानी पिला दे पर कमरे में बंद मत कर, है ना?
तो ये कह रहे हैं कि हम तो खुले गगन में विचरण करने वाले हैं और झरनों का, नदियों का, झीलों का पानी उड़ते उड़ते पी करके आनंदित रहने वाले हैं। हमें पिंजरे की कटोरी का पानी नहीं चाहिए। हम तो वो खुला पानी पीने की आस में भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक होता है कड़वी। ये कुछ शब्द आ रहे हैं, उनका अर्थ है कच्ची पेंसिल रखा करो बारीक सी छील कर, और बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में उनके पास जगह हो वहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिख लिया करो। कटुक होता है कड़वी, कैडेवी, समझ गए क्या? पुलकित होता है आनंदित, लिख लो आ ने, आधा ने छोटी दी, आनंदित। एक तरफ इधर देखो, आप है इधर देखो, आ ने दे, आनंद, आनंद दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अब कई बच्चे पहले आधा न लगा देते हैं, बाद में पूरा याद नहीं रहता कि यार पहले आधा आता है या बाद में पूरा आता है, भूल जाते हैं। तो ऐसे मत सोचो, इसको बोलकर देखो, ये क्या है? नंद। क्या है ये? नंद। तो आ आगे जोड़ दो, आनंद। और अगर पहले आधा लगा दोगे तो फिर ये तो बोला ही नहीं जाएगा, आनंद, ये तो उल्टा हो गया। अब इसमें आनंद में इत जोड़ना है, ई और तय, इत। तो ई जोड़ो, छोटी ई की मात्रा, दे के छोटी ई की मात्रा लगाए तो यहां से नहीं लगाएंगे क्योंकि न पूरा हो जाएगा, इसलिए पीछे से लगाना पड़ता है, आनंदित। समझ गए क्या? तो पुलकित होता है आनंदित, लिख लिया क्या? और कनक होता है सोना, लिख लो इसको। निबोरी होता है निबोली, नीम के लगते हैं ना, नीम के। निम्बोली कड़वी होती है, नीम खारा होता है, नीम के पत्ते खारे होते हैं। लेकिन पक्षी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कहीं भली है, भली मतलब अच्छी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कि तुम ये मैदा की जो मिठाई डालते हो ना, कटोरी में डाल डाल के रखते हो, ये मैदा हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो आज़ादी चाहिए, भले ही आज़ाद गगन के नीचे हमें नीम की निमोली खाने को मिले, वही हमारे लिए अच्छी है, भली है, आनंद देने वाली है। लेकिन बंद होकर के अच्छे अच्छे मेवा खाने हमें रुचिकर नहीं लगते। समझ गए? तो यहाँ एक दो बातें आई है, आगे कोई प्रश्न बनाएगा कि पक्षी की इच्छा क्या है। तो जितना आपके समझ में आया, दो पैराग्राफ, उनके आधार पर बताइए पक्षी की इच्छा क्या है, क्या चाहता है पक्षी? खुले गगन में उड़ना चाहता है। चाहे नीम की कटुक कड़वी निबोरी खाली पड़े तो भी। हाँ, अब आगे देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण होता है सोना, और स्वर्ण लिखा कैसे जाता है देख लो। शब्दों को आंख पूरी खोल कर ध्यान से देखा करो, गलती नहीं होगी। अभी छठी सातवीं आठवीं से ऐसे गौर करोगे ना, तो 9वीं 10वीं 11वीं में जाते जाते 2-3 साल में तो आपकी गलतियां होनी बंद ही हो जाएगी। लेकिन आप सरसरी दृष्टि से यूं ही देखते चले गए तो फिर याद नहीं आएगा। ठीक है ना? ये आपके साथ नहीं, बड़े बड़े बच्चों के साथ होता है जो कंपटीशन की तैयारी में बैठते हैं। उनका देखा होता है क्या कि आतंकवाद में बिंदी लगती है, इतना याद रहता है उनके। कभी आँख फाड़ कर गौर से नहीं देखा होता उनके, वो लगा देते हैं, यहाँ लग गई तो ठीक है, 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 यहाँ लग गई तो ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कहाँ होती है वो। बस एक मोटी सी बात होती है कि आतंकवाद पर ऊपर बिंदी आती है, सरसरी दृष्टि से देखा होता है, गौर तो किया नहीं होता। अब कंपटीशन में 4 शब्द ऐसे आ जाए कि शुद्ध शब्द छांटो तो उनके चक्कर पड़ जाता है कौन सा सही है, क्योंकि बचपन की लापरवाही आगे दुख देती है। लापरवाह मत बनो बेटे, शब्दों को ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ बिंदी लगा दी तो ये हो गया आतंकवाद। आतंकवाद नहीं होता, ये बिंदी यहाँ होती है आतंकवाद। अब ये बताओ, आतंकवाद होता है या आतंकवाद होता है? तो ये ऐसे ही नहीं होते बेटा। कई कई कंपटीशन में देखते हैं 4 शब्द लिख करके दे देते हैं कि शुद्ध शब्द छांटो, और यूं लिखा होता है एक में आशीर्वाद, पढ़ जाते हैं उसको।
यूं पता ही नहीं कि यहाँ रह लग गया, ये तो हो गया आशीर्वाद। यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है आशीर्वाद। जिसके ऊपर होता है उससे पहले पढ़ा जाता है ना। ये देखो, ये द के ऊपर है तो द से पहले आएगा या बाद में? हाँ, जिसके ऊपर होता है उससे पहले आता है। ये मैं द रे मदर नहीं है, ये मर्द है, मर्द। मैं रे द मर्द, तो ये यहाँ से पहले आएगा तो आशीर्वाद, आशीर्वाद। और वहाँ गौर नहीं करते, कंपटीशन में यूं लगा के छोड़ देता है और अपने उसको आशीर्वाद ही बोल देते हैं सुन में। ऐसी भी क्या सुन, समझ में आ रही बात है? तो अगर गलतियों के प्रति अभी सजग रहोगे, सचेत रहोगे, तो धीरे धीरे 2-3 सालों में 9वीं 10वीं 11वीं में आओगे तब तक गलतियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि आसमान से टूटकर नए नए शब्द नहीं आया करते, यही शब्द चला करते हैं कंपटीशन में भी। ये नहीं कि कंपटीशन में बैठोगे ना तो कोई आकाश से कोई नए शब्द ला कर रख देगा, नहीं, फिक्स ही शब्द हैं ये, नए शब्द नहीं आते। कोई नई चीज आएगी तो नया शब्द आएगा। जब मैं आपके जितना था तो मोबाइल ये शब्द ही नहीं था, मोबाइल आया तो नया शब्द आया, एक नया शब्द बढ़ गया हिंदी में, समझ गया क्या? तो शब्द ऐसे नए कोई चीज आती तब आते हैं, ऐसे आकाश से नहीं आते टूट टूट करके। तो इन शब्दों को देखा करो ढंग से, आगे गलती नहीं होगी। अब देखो गौर से, आंखें फाड़ के किताब में देखो। स्वर्ण होता है सोना, एक तो इसका अर्थ लिख लो सोना, और स्वर्ण को देख लो कैसे लिखा जा रहा है, आधा से वे अणे के ऊपर रहे स्वर्ण। श्रृंखला होता है जंजीर, श्रृंखला क्या होता है? जंजीर। हाँ, जंजीर। श्रृंखला में देखो कई बार ये भी कंपटीशन में पूछता है कि 2-4 दे देते हैं, आशीर्वाद, आतंकवाद और श्रृंखला, तो यूं होता है वो, ये गलत है। श्रृंखला में ये नहीं आता, रे यूं आता है, ये हरेक को पता नहीं होता, गौर करो इस पर। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में कह रहे कि आप हमें भले ही सोने के जंजीर में बांध लो, लेकिन इससे हम खुश नहीं होते। सोना देखकर कीमती होता है सोना, तो भले ही है तो जंजीर ही। अरे क्या आपको बांध दूंगा, क्यों भाई? कि सोने से बांध दूंगा, सोने की जंजीर से। अरे तो क्यों बांध देगा भाई? मैं जब होंगे तो गुलाम ही, गुलाम होंगे ना, तो गुलामी किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती। भले ही आपको रस्सी से बांधे, भले ही सोने की जंजीर से, बंधक तो बन ही गए। फिर वहां सोना क्या करेगा और रस्सी क्या करेगी? बंधक तो बन ही गए। तो बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। तो पक्षी अपनी व्यथा, व्यथा व्यथा होता है पीड़ा, आधा वे ये था व्यथा होता है पीड़ा, अपनी व्यथा बता रहा है। क्या कह रहा है पक्षी? कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि इन सोने की जंजीरों में बंद करके हमने अपनी उड़ान को भुला दिया है, अपनी लय गति पंखों की वो भूल गए हैं। तो हमें ये पिंजरा अच्छा नहीं लगता, हमें इसे आज़ादी चाहिए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं, पक्षी कह रहा है कि अब तो हम सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु की, तरु होता है पेड़, तरु क्या होता है? पेड़। अच्छा, पेड़ तरु, एक नाम और बताओ। पेड़ तरु वृक्ष, पेड़ तरु वृक्ष, पादप विटप, ठीक है। तो कह रहे हैं तरु की फुनगी, फुनगी का मतलब होता है आगे की कच्ची टहनी, हल्की टहनी, जिसके ऊपर पक्षी बैठते हैं तो वो ऐसे डोलती है। बड़ा तना होता है ना, मोटा तना, उसके ऊपर तो बैठते हैं तो वो डोलती नहीं ऐसे, लेकिन आगे की जो हल्की फुनगी लगी होती है, जहाँ पुष्प लगने वाले होते हैं, है ना, उस साइड में पक्षी बैठ जाता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे हवा में हिलती है, हिलती रहती है। तो उसमें वो पक्षी क्या है? झूला झूलते हैं। तो यहाँ 2 लाइन दोबारा सुनो। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब प्रश्न आएगा, मैं प्रश्न दूंगा एक। पक्षी सपनों में क्या देखते हैं? पक्षी सपनों में देखते हैं कि वो किसी पेड़ की टहनी पर, फुनगी पर बैठे हैं और वो धीरे धीरे हवा में झूले ले रहे हैं। ये वो बातें सपने में देखते हैं, जबकि वो तो पिंजरे में बंद हो चुके हैं।
अब तो सपने में ही अपना वो उड़ना देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि वास्तव में तो वो झूल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, पेड़ों पर जा नहीं सकते, इसलिए वो इन बातों को, इस आनंद को क्या है, सपने में ही देख लेते हैं। आगे देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कह रहा है कि हमारे ऐसे अरमान थे, ऐसे सपने थे, क्या कि हमें खुले आकाश की सीमा तक, दूर तक उड़ते, ये हमारे सपने थे। पक्षी के क्या सपने थे? आकाश की ऊंचाइयां नापने के। पक्षी के क्या सपने थे? असीम ऊंचाई तक जाने के सपने थे। कभी कभी अपने मन में आता है ना कि हे भगवान, हमारे भी पंख होते तो उड़ के देखते, आता है ना। तो पक्षी के क्या अरमान थे? नीले नभ की सीमा नापे, मतलब दूर तक उड़े। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। पहले इन शब्दों का प्रयोग समझे, फिर आगे चलेंगे। देखो, लाल किरण सी चोंच, तो चोंच की तुलना कर दी लाल किरण सी, ठीक है। तो जहाँ किसी दो चीज़ों में तुलना करते हैं, है ना, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। अब ये भी आपके समझ में नहीं आएगा, आप छोटे लड़के हो, इतना ही सोच लो कि बात कहने की एक नई शैली है जिससे कविता में सौंदर्य आ जाता है, ठीक है ना। मतलब सीधा ही बात कहें, एक किसी से तुलना करके कहें तो बात में नयापन आ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझो। एक तो जैसे रात को चांदनी रात होती है पूर्णिमा को, तो वो चांदनी पूरे क्षेत्र में फैली रहती है ना। एक तो सीधे कह दो सफ़ेद चांदनी फैली हुई थी, एक उसके लिए दूसरा नाम आ जाए दूध या चांदनी, दूध जैसी, दूध सफ़ेद होता है ना। तो नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा में नवीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? नवीनता। हाँ, एक तो सीधे ही कहते सुंदर मुंह, एक कहते चांद जैसा मुंह, तो नयापन आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही वो नयापन लाने का प्रयास कर रहा है शब्दों में। कैसे? कि लाल किरण सी चोंच खोलकर, कि किरण जैसी लाल चोंच हम खोलकर क्या करते? सपने हैं ये पक्षी के। क्या करते? चुगते तारक अनार के दाने। तारक होते हैं तारे, तारक होता है तारे, लिख लो तारे। अनार के दाने, तारों को क्या बताया है? अनार के दाने। क्या बताया है? किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का नाम देकर पुकारना, है ना, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। ये कह रहा है अनार रूपी तारे, यूँ कह रहा है। अनार के दाने लाल लाल होते हैं, तो आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी लाल लाल दिखते हैं, लाल लाल टिमटिमाते हैं, तो वो और छोटे छोटे लगते हैं, होते बहुत बड़े हैं वो, पर दूर है इसलिए छोटे दिखते हैं। तो वो लाल लाल सितारे दिखते हैं, तारे दिखते हैं, तो उनको कवि ने क्या कह दिया? अनार के दाने जैसा, ठीक है ना। तो कह रहे चुगते तारक अनार के दाने, अनार के दाने रूपी जो तारे हैं उनको चुगते। पक्षी अनार के दाने चुगते हैं, तो कह रहे हैं कि हम आकाश में उड़ते और वो उन तारों को चुगते अनार समझ करके, है ना। तो ये पक्षी की कल्पना है। क्या है पक्षी की कल्पना? अब आगे देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्या कह रहा है? होती सीमाहीन क्षितिज से। पहले इस लाइन को ही समझ लो, होती सीमाहीन क्षितिज से। पहले क्षितिज समझ लो क्या होता है। देखो, क्षितिज आपकी किताब में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब ये क्या होता है क्षितिज? ये देख लो, एक बार आप आकाश ही मान लो, एक दूसरे अर्थ में समझा रहा हूँ। हम घर से बाहर निकलते हैं, खुले मैदान में, खुले खेत में जाते हैं, तो वहाँ कभी आपने देखा होगा, वो इधर देखो, यूँ लगता है जैसे धरती के किनारे पर वहाँ आगे जाकर आसमान टिका हुआ है, लग रहा है। अब आकाश ऊंचा दिख रहा है, लेकिन वहाँ वो टिका हुआ लग रहा है भूमि पर। अब आप वहाँ चले जाओ तो वो और आगे टिका हुआ लगेगा और वहाँ ऊंचा दिखेगा आकाश। फिर जहाँ टिका हुआ दिख रहा है वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ ऊंचा दिखेगा आकाश और आगे टिका हुआ दिखेगा। इसका कोई अंत नहीं है।
इसलिए इसको बोलते हैं अनंत, जिसका अंत नहीं होता। आकाश का कोई अंत नहीं है, इसलिए आकाश का एक नाम पड़ गया अनंत। आकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम, अनंत। अनंत किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं, ठीक है ना। तो क्षितिज है ना, उसको कहते हैं जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, पर वो मिलते नहीं है कभी भी, वो अनंत एक छलावा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम तो उस अनंत तक जाना चाहते हैं, अपनी पंखों को फैलाकर पूरे आकाश की ऊंचाइयों को नाप लेना चाहते हैं। पक्षी के सपने हैं ये। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की ओढ़ा ओढ़ी, मतलब ये पंख है ना, पक्षी कह रहा है मेरे पंख आकाश से होड़ लगा लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं कि या तो तुम हारोगे या मैं हारूंगा, मैं तुम्हें नाप लेना चाहता हूं। तो पक्षी के जो पंख है वो आसमान से क्या लगा लेते हैं? होड़। अपने कहते हैं ना कि शर्त लगा, ये बात ऐसे, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, शर्त लगा। तो होड़ा होड़ी बोलते हैं उसको, शर्त लगा करके आगे बढ़ना कि तू नहीं जीतेगा, मैं तुझसे आगे जाऊंगा, चल शर्त लगा, होड़ लगा, समझ गए। तो पक्षी के जो पंख है वो किससे शर्त लगाते हैं? आकाश से, अनंत आकाश से। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहा है या तो क्षितिज में मिल जाऊंगा मैं, तेरी अनंत ऊंचाइयों को पा लूंगा, या फिर बदले में क्या होगा? इतना ऊंचा उड़ते उड़ते मेरी सांस फूल जाएगी, इतना ही होगा। देखते हैं तुम्हारी सीमा पाऊंगा या मेरी सांस फूल जाएगी, ये देखते हैं, शर्त लगाते हैं आज। तो शर्त लगा करके उड़ना चाहता है पक्षी अनंत आकाश में। समझ में आ गई बात है? तनती सांसों की डोरी, इसका मतलब है सांस फूल जाना। तनती सांसों की डोरी मतलब हाँ, लास्ट पैराग्राफ देखो। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही सुंदर सार निकाल दिया लास्ट में के पैराग्राफ में कवि सुमन जी ने। इस अंतिम पैराग्राफ में कवि सुमन ने पूरी कविता का सार निकाल दिया और एक संदेश छोड़ दिया। वो क्या कहना चाहते हैं पूरी कविता के माध्यम से वो सुनो। नीड न दो चाहे टहनी का, कह रहे भले ही हमें टहनी पर घोंसला बनाने का मौका मत दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, अगर मेरा घोंसला है वो भी भले तोड़ दो, लेकिन पंख दिए भगवान ने मुझे उड़ने को, तो फिर आकुल उड़ान में, मतलब आकुल होता है बेचैन, कि मैं उड़ने को बेचैन हूँ, इस आकुलता में, आतुरता में और उड़ने में विघ्न मत डालो। विघ्न होता है बाधा, ये दो शब्द लिखो पहले तो। आकुल होता है बेचैन या आतुरता, आ छोटा तू रहता आतुरता, विघ्न हुआ बाधा, बाधा। कवि क्या कहना चाहता है दोबारा सुनो। कवि कहना चाहता है कि भले ही आप मेरा घोंसला तोड़ दो, भले ही मुझे पेड़ों पर घोंसले मत बनाने दो, लेकिन ईश्वर ने मुझे उड़ने को पंख दिए हैं तो मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ने के लिए बेचैन हूँ, आतुरता मेरे मन में भरी पड़ी है, उसमें आप बाधा मत डालो, मुझे खुले गगन में उड़ने दो। ये पक्षी की इच्छा है। कौन से पक्षी की? जिसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सुना रहा था अभी तक। यह कविता पूरी हो गई। पूरी कविता को एक बार फिर से सरलार्थ कर रहा हूँ, आप अंगुली लगाए रखना किस लाइन का मैं क्या अर्थ बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार पूरी कविता पढ़ देता हूँ, फिर उसका सरलार्थ पढ़ता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही सुंदर कविता है। अब इसका सरलार्थ देख लो।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने एक पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा बताई है, अपनी पीड़ा बताई है, आत्म पीड़ा बताई है। क्या कहा है? पक्षी कहता है कि हम तो खुले गगन के पक्षी हैं, हमें पिंजरे में बंद होना अच्छा नहीं लगता। इन सोने की तीलियों में उड़ने के प्रयास में हम अपने पंख तुड़वा बैठते हैं, क्योंकि हम उड़ना चाहते हैं। पिंजरे की ये ताड़ियाँ जो है, वो सलाखें जो है, वो हमें उड़ने नहीं देती, तो हम इससे दुखी हैं। अपना दुख व्यक्त करते हुए पक्षी आगे लिख रहा है, आगे बोल रहा है कि हम तो बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, बहती हुई नदी से, बहते हुए झरनों से, और हम इस पिंजरे में बंद होकर इस कटोरी के पानी पीने से हमें संतुष्टि नहीं होती। हमें तो बाहर का भोजन अच्छा लगता है, भले ही नीम की कड़वी निमोली खानी पड़े, लेकिन इसे आप कटोरी में जो पिंजरे में देते हो, भले ही तरह तरह की मिठाई दो, लेकिन हमें वो मिठाई भी अच्छी नहीं लगती। आज़ादी अच्छी लगती है, भले ही बाहर हमें कड़वी निमोली खानी पड़े। पक्षी आगे कहता है कि इन सोने के पिंजरों में, इस बंदर में पड़े पड़े हम अपनी जो प्राकृतिक उड़ान है, वो उड़ान भी भूल गए। देखो, आदमी को कोई लंबे समय तक किसी एक ही पोजीशन में रखते हैं तो फिर वो अपनी मूल स्थिति भूल जाता है। आपको एक जगह बिठाए रखे 2-3 घंटे तक, आपका पैर सो जाएगा। खड़े हो गए ना एक पल के लिए तो सही पैर रखे नहीं जाएंगे। समझ आ रही बात है? ऐसी होता है। तो जो पक्षी हैं रात दिन बंधे रहते हैं पिंजरे में, तो उड़ना भी भूल जाते हैं। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में मत रखो। कई ये इस पर आते हैं मोबाइल पर, ये वो बंदर पालते हैं, तो वो पाल पाल करके बंदे की वास्तविक छलांग बुला देते हैं वो। अब ऐसे पालतू जानवरों को अगर छोड़ना पड़े जंगलों में, तो उनको कुत्ते मार के खा जाएंगे, क्योंकि वो गुलाटी मारना भूल जाते हैं। फिर समझ में आई क्या बात आपके? अपनी प्राकृतिक आदतें भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें सोने की इस पिंजरे की सलाखों के बीच में अपनी रह करके अपनी गति भूल गए हैं, अपनी उड़ान भूल गए हैं। अब तो सपनों में ही वो देखा करते हैं कि कभी आज़ादी के समय पेड़ों की फुनगी पर बैठ के झूले लिया करते थे। वो झूले अब उनको सपनों में याद आते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने। पक्षी कह रहा है कि हमारे अरमान, हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम आकाश में खुले उड़ते, और आकाश में दिखाई देने वाले लाल लाल तारे, उनको अनार के दाने समझकर चुगते उनको। ये कल्पनाएं हैं पक्षी की, लेकिन वो सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह गई। कब? जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया। पक्षी कह रहा है कि जो क्षितिज है जिसका कोई अंत नहीं होता, उस अनंत क्षितिज को हम पाना चाहते हैं। उसके साथ हमारे पंख होड़ लगाना चाहते हैं कि या तो क्षितिज के अंतिम किनारे तक जाएंगे या उड़ते उड़ते हमारे सांस फूल जाएंगे, लेकिन हम उड़ना चाहते हैं, क्षितिज की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, होड़ लगाना चाहते हैं। तो कह रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है लास्ट में कि भले ही आप हमें टहनी का घोंसला मत बनाने दो, हमारा घोंसला तोड़ दो, लेकिन हमें जो पंख दिए ईश्वर ने, उन पंखों के कारण हमारे मन की जो लालसा है, आतुरता है उड़ने की, उसमें बाधा मत डालो। हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। ये पूरी कविता हो गई। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ठीक है, किताब में नहीं है। तो ऊपरी ऊपर जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पेंसिल से लिखो। पेन से मत लिखा करो, क्योंकि गलत हो जाता है तो रबड़ से मिटा लेते हैं। एक दबाव दे के मत लिखा करो। कई बार आप इतना दबाव देते हो तो या तो ये निब सी टूट जाती है, या इतना दबाव देते हो कि नीचे वाले पेज पर छप जाती है। नहीं, किताब गंदी होती है। हल्की हल्की लिखाई में लिखो। प्रश्न लिख लो पहले एक, इस कविता में पक्षी के कौन कौन से दुख झलकते हैं? इस कविता में पक्षी के कौन कौन से दुख झलकते हैं? बताओ, पक्षी की पीड़ा क्या है? बताओ। वो क्या चाहता है वो छोड़े, उसके दुख क्या है पिंजरे में?
खुले आकाश गगन पंछी हमें क्यों पिंजरे में बंद बंद क्यों किया नहीं कह रहा, वो दुख बताओ, उसके दुख क्या है। एक तो दुख है कि वो आकाश में उड़ नहीं सकता, ये दुख है उसको। एक वो नदियों का पानी नहीं पी सकता, झरनों का पानी नहीं पी सकता। एक आज़ाद आकाश की पक्ष मतलब वो ऊंचाइयाँ नहीं नाप सकता। एक वो फुनगी पर से झूले नहीं ले सकता पेड़ों पर। तो ये उसके दुख हैं, ठीक है। और एक दुख ये है कि वो उड़ने की कोशिश करता है पक्षी, तो पिंजरे की दीवारों से टकराकर पंख टूट जाते हैं, ये उसके दुख हैं, ठीक है। अब पहला प्रश्न देखो। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि पिंजरे में उनकी आज़ादी कैद हो जाती है। झरनों का पानी नहीं पी सकते, आकाश में उड़ नहीं सकते, टहनियों पर झूला नहीं बना सकते, तो ये उनको दुख है। इसलिए भले ही पिंजरा सोने का हो, उनमें रहना उनको अच्छा नहीं लगता, भले ही आप कितनी सुख सुविधा दे दें, क्योंकि कैद होकर मैदे की मिठाइयाँ भी उनको अच्छी नहीं लगती, और आज़ाद होकर नीम की निमोली भी उनको अच्छी लगती है। दूसरा प्रश्न देखो। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? एक तो आकाश की ऊंचाइयां नापना चाहता है, एक झीलों नदियों में बहता पानी पीना चाहता है, एक टहनियों पर झूलना चाहता है। बात वही है, प्रश्न पूछने की स्टाइल बदल गई तो उत्तर बताने की स्टाइल बदल दो, ठीक है। अब देखो तीसरा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि या तो वो क्षितिज की अंतिम ऊंचाइयों तक जा पाते, सफल हो जाते, और अगर ना सफल हो जाते तो भले ही उनके पंख थककर चकनाचूर हो जाते, भले ही उनकी सांस फूल जाती, लेकिन वो उड़ना जरूर चाहते हैं। इस पंक्ति से कवि ये कहना चाहते हैं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? पक्षियों को पालना उचित नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई पक्षी ऐसा है जो किसी वजह से घायल हो गया, आपने उसको घर पर ला करके कोई इलाज करवाया तो ठीक है, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उनको पिंजरे में बंद करना ये गलत बात है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? नहीं पाला, देखा नहीं किसी का पाला हुआ। तो ऐसा लिखो, इसका उत्तर लिखना है, ऐसा लिखो कि हमने भी एक तोता पाला था, या भाई भैया ने या मामा जी ने या चाचा जी ने तोता पाला था, और हमें बहुत अच्छा लगता था तोते को, वो मिठू मिठू बोलता था, हमें आनंद आता था। लेकिन जब से यह कविता पढ़ी है तब से मन हुआ कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। अब हमने उसको आज़ाद कर दिया है, ऐसे लिख देना, ठीक है। क्योंकि एकदम ही झूठ बोलना तो गलत बात है, क्योंकि तोते वगैरह लोग पालते हैं, है ना, पालते कि नहीं पालते। लेकिन आप कहो कि कविता पढ़ने के बाद हमने उनको आज़ाद कर दिया। अगला प्रश्न देखो। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में प्रकाश डालो। तो देखो, पक्षी को पिंजरे में बंद करने से एक तो उनकी आज़ादी ख़त्म होती है, वो आज़ाद आकाश में उड़ नहीं सकते, पेड़ों पर की टहनियों पर बैठ के झूला नहीं ले सकते, मन पसंद का अपना चुग्गा नहीं चुग सकते, वो झरनों का पानी नहीं पी सकते। ये तो कष्ट है ही है। पर्यावरण पर भी बहुत फर्क पड़ता है। एक तो पक्षी जब चहचहाते हैं तो पूरी मानव जाति उनकी चहचहाट से आनंदित होती है, हमें खुशियाँ मिलती है, तो वो मानव को खुशियाँ देते हैं। और एक तरह तरह के पक्षी दिखते हैं रंग बिरंगे, वो भी हमें आनंदित लगते हैं, पर्यावरण में उनकी शोभा बढ़ती है। एक बताओ, इस धरती पर अपनी अपनी हो और कुछ भी नहीं हो, पक्षी पक्षी जानवर कुछ भी नहीं हो, तो फिर तो जिंदगी उबाऊ लगेगी,
अधूरी सी लगेगी। तो प्रकृति की हर चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित है, प्रकृति की हर चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित है। अपने घर पर छिपकली आती है, अपने को गुस्सा आता है ना, अपने सोचते हैं कि छिपकली नहीं हो तो सारी मर जाए, तो नहीं बेटा, छिपकलियाँ मच्छर खाती है, फिर मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे। तो चिड़िया भी किसान की सहायक होती है। जो गौरैया चिड़िया है ये तो होती मानव प्रिय है, इसको मानव प्रिय लगता है और ये मानव के ज़्यादा नज़दीक होती है। ये जंगलों में नहीं रहती, गौरैया घरों में रहती है, अपने घरों में ही घोंसले बनाती है। आजकल घर पक्के हो गए तो गौरैयों के प्रजनन की जगह नहीं बची, अंडे देने की जगह नहीं बची, तो धीरे धीरे गौरैया खत्म होती जा रही है। 90% 80% गौरैया खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि घरों में कच्चे मकान होते थे, उनके बीच में वो घोंसला बना लिया करती थी और उनको वैसा ही टेम्परेचर चाहिए छाया वाला, उसी में वो रहती है। गौरैया पक्षी जो है ना वो पेड़ों पर घोंसले नहीं बना सकती और मकान पक्के हो गए। तो बड़ी दुख की बात है कि हम सब के बीच में से धीरे धीरे गौरैया लुप्त हो रही है। तो उनके घोंसले बनाकर काट के कैसे ही करके अपने घर के पास लगाने चाहिए अगर नई बिल्डिंग बना रहे हो तो। ये इस कविता से एक संदेश है। अब और सुनो और लाइनें कि ये कह रहा पर्यावरण के लिए। तो गौरैया चिड़िया जो है, पक्षी जो है, वो किसानों के लिए भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि वो खेतों में कीट पतंगे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीट पतंगों को ये चिड़ियाँ खाती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। तो पर्यावरण के लिहाज से भी पक्षियों का इस प्रकृति में रहना जरूरी है, अच्छा है, शोभनीय है, ठीक है, उपयोगी है। इतनी बातें लिखनी है, समझ गए। अब आगे देखो, ये कह रहा है अनुमान लगा कर कल्पना करके बताना है। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका और शहरीकरण, मतलब गांव से लोग शहर में जाकर बस जाते हैं, इनसे जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? मतलब शहर बसाना, नई नई सड़कें निकालना, पेड़ काट देना उनके लिए, तो क्या ये पक्षियों के लिए घातक है? घातक का मतलब होता है नुकसानकारक है। नुकसानकारक है, नुकसान है बस। हाँ, नुकसानकारक है, क्योंकि शहरीकरण में, शहर में लोग बसने लगेंगे, शहरों में पक्के मकान होते हैं, तो गौरैया चिड़िया बेचारी घोंसला कहाँ बनाएगी, समझ गए। आपके यहाँ तो डानियों में कच्चे मकान है कुछ, और वो आप क्या बोलते हैं उनको, झोंपड़े बनाते हो ना, तो उनके बीच में चिड़िया रहती है ना, वहाँ पक्के मकान बना दो तो चिड़ियों को घोंसले बनाने की जगह नहीं बचेगी, तो चिड़ियों की संख्या कम हो रही है। अब अगला है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आप अपना आवास बना लिया हो, आवास होता है रहने की जगह, तो किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ा हो, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना चाहेंगे? अगर आपका मकान है, आप वहाँ से दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो आप क्या क्या करके जाओगे? एक तो ये करके जाओगे कि वो घोंसला देखेंगे पहले तो, कि वहाँ आने जाने को उसके लिए जगह होनी चाहिए। क्या आप तो उसमें उसके अंडे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और हम बंद करके चले गए 10 दिन के लिए गाँव, तो 10 दिन बाद तो वो तो चिड़िया बाहर आ जाएगी, बच्चे अंदर भूखे पैसे मर जाएंगे, है ना? होगा कि नहीं होगा ऐसा? और जब बाहर निकले तो किसी चिड़ी को अंदर बंद मत करें, एक दिन मैंने पहले ही बताया था, समझ आ रही बात है? अब ये 2 शब्द बता रहा हूँ भाषा की बात में, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी। ये जो स्वर्ण और लाल ये रेखांकित शब्द जो है ना, ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक क्या है? विशेषण। तो वो कह रहा है कविता में और भी गुणवाचक विशेषण आए हैं, वो छांट कर लिखो। तो देखो, विशेषण की आगे संज्ञा होती है, तो ऐसे छांट के देखो। सीमाहीन क्षितिज, तो सीमाहीन विशेषण है, ठीक। और देखो नीले नभ, तो नीला विशेषण है। और देखो कटुक निबोरी, तो कड़वी विशेषण है। कनक कटोरी, तो कनक विशेषण है। कनक तीलियाँ, तो कनक विशेषण है। उन्मुक्त गगन, तो उन्मुक्त विशेषण है। पुलकित पंख, तो पुलकित विशेषण है, ठीक है। कितने बता दिए, सारे लिख के लाने हैं। अब वो कह रहे हैं दूसरा प्रश्न भाषा की बात में, कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। देखो समास कभी बाद में फुर्सत में बताऊंगा आपको। समास 2 शब्दों के मिलने से होता है, जिसके बीच में से विभक्तियां चली जाती है। जैसे आप पर बीती, तो पर को हटाओ आप बीती। रसोई के लिए घर, के लिए हटाओ रसोई घर।
गंगा का जल, का हटा दो, गंगा जल। तो ये सामासिक पद होते हैं, पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगा। अब यहाँ वो कह रहा है कि बीच में योजक चिन्ह आता है और आता है, वो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, ठीक है, तो माता पिता के बीच में डैश आता है ना, योजक चिन्ह। ऐसे ही इसने लिख दिया भूखे प्यासे, तो भूखे और प्यासे। ऐसे ही आपको 2-3 शब्द और बनाने हैं, दाएं बाएं, अच्छा बुरा, खाना पीना, सुख दुख, अमीरी गरीबी। तो ये, हाँ, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। पूरे प्रश्न हो गए। अब आज ही जाकर नोट करना, आलस्य करके छोड़ना मत। सोचोगे कल करूँगा या परसों करूँगा, तब तक तो भूल जाओगे मैंने किस लाइन का क्या अर्थ बताया था। अपना काम उसी समय करो बस, ठीक है। अपना काम खुद करो और उसी समय करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।